Hello friends, welcome to my channel Basic Maths and myself Devashish. Friends, इस चैनल में दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, जो CBSE क्लास 10 के बच्चे हैं वो NCERT मैथ बुक्स पढ़ते हैं और NCERT मैथ बुक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बट आपको मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखिए, ये जो लेमा का मतलब होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हम उसको क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन भी है और जो कि एक्सरसाइज 1.1 में हम देखेंगे। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, देखिए ये चीज जो है, आप जब डिवीजन सीखते हैं क्लास 2nd 3rd में जब आप पढ़ते हो, तब आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं 14 को डिवाइड किया 3 से, तो क्वोशेंट क्या आएगा 4 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को क्या कहूँगा, डिविडेंड, 3 क्या हो गया डिवाइजर, 4 क्या है क्वोशेंट, 2 क्या है रिमाइंडर। आपको ये सिखाया गया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको सिखाया गया था जब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। डिविडेंड के प्लेस में क्या लिखूंगा 14, डिवाइजर के प्लेस में 3, क्वोशेंट के प्लेस में 4 और रिमाइंडर के प्लेस में 2। अब अगर 3 इंटू 4 करूंगा 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14। तो जब हम डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करके उस रिजल्ट को हम रिमाइंडर से ऐड कर देते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। तो ये जो चीज आप लोगों को जूनियर क्लास में सिखाया गया था, तो वही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी स्टेटमेंट को कौन बताए, उसको बताए यूक्लिड्स। ये यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन, ये पहले बताए थे इस स्टेटमेंट को। बट आपको जूनियर क्लास में इनके नाम के बारे में नहीं बताया गया था। ये चीज आप लोग जब CBSE के बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं कि ये जो स्टेटमेंट गिवन बाय यूक्लिड्स, तो इसीलिए इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, और लेमा मैंने बताया कि एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको मैं एक चीज बता दूं। देखिए, मैंने 14 को 3 से डिवाइड किया तो आया यहां पे क्या आ गया, यहां पे रिमाइंडर 2 आया। बट अगर इसको 12 को 3 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता है, यहां पे देख लीजिए 0। ठीक है, और आपको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया गया, आपको यह बताया गया होगा कि ये जो डिवीजन तभी आपका कंप्लीट हो जाता है जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 3 से स्मॉलर है, तो इसलिए ये डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट है या एंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, रिमाइंडर 0 और 0 3 से स्मॉलर है, इसलिए ये डिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक कंडीशन भी बताया गया है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है।
ये जीरो से और छोटा नहीं होगा। जीरो से छोटे का मतलब नेगेटिव। तो कभी आपका रिमाइंडर, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को आप एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मिनिमम जीरो आएगा, नहीं तो जो भी इंटीजर आएगा वो किससे छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए इस चीज को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, सपोज ए को मैंने मान लिया डिविडेंड और ए को मैं बी से डिवाइड किया, मुझे मिला कोसेंट क्यू और यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिला आर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, जो जनरलाइजेशन है वो क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो बट लेस देन बी। ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जिसको हम क्या किए, यहाँ पे हम डिविडेंड नहीं लिख के हम उसको जनरलाइज कर दिए, एक ए लिख दिया, मतलब कोई लेटर यूज कर लिया डिविडेंड के प्लेस में। ए डिविडेंड के प्लेस में है, बी डिवाइजर, क्यू कोसेंट, आर रिमाइंडर। और जो कंडीशन हम यहाँ पे सीखे, क्या सीखे कि जो रिमाइंडर है वो मिनिमम जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, बट हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इस स्टेटमेंट का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। ये जो एल्गोरिथम जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टेप्स, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या होता है, कुछ टाइप्स के मतलब सर्टेन टाइप्स के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको करने के लिए हमें सर्टेन स्टेप्स की जरूरत होती है, मतलब कुछ रूल्स की जरूरत होती है। उन रूल्स या उन स्टेप्स के बिना हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स या कुछ स्टेप्स की जरूरत है, बिना उन स्टेप्स के हम उस जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वो जो स्टेप्स होते हैं, जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। तो यहाँ पे भी यूक्लिड ने एक डिवीजन एल्गोरिथम दिए थे, मतलब ड्यूरिंग डिवीजन या फिर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमें क्या करना है ना, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना है। और मैं बता दूं इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, ये एल्गोरिथम यूज करके आपको HCF फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, HCF फाइंड करना होगा ऑफ 2 नंबर्स। सपोज 2 नंबर है, एक है ए एक है बी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, मतलब कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया मैं उसके बारे में दे देता हूं। तो ये अगर ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, और एक चीज देखिए, ये जो एल्गोरिथम है वो नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव सब इंटीजर के लिए अप्लाई हो सकता है, बट क्लास 10th में जो भी हम पढ़ेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही पढ़ेंगे, याद रखिए। तो यहाँ जो ए बी मैंने लिया वो मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, हमें क्या करना होगा, ए को बी से डिवाइड करना होगा, तो कोसेंट आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। लेकिन ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर 0 हो गया, सपोज ए को बी से डिवाइड किया, कोसेंट आया और रिमाइंडर जो आया वो मेरे लिए 0 आया, तब ये एल्गोरिथम कहता है कि ए बी का जो HCF है वो आपका क्या हो जाएगा, बी। मतलब ये जो डिवाइजर आपका इन दोनों नंबर्स का HCF होगा।
तो सवाल यहाँ पे है ये कब होगा, जब r इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट अगर a को b से डिवाइड किया और r 0 नहीं आया, ये दूसरा केस है, अगर r 0 नहीं आया तब क्या करना होगा, तब आपको b को फिर r से डिवाइड करना होगा। मतलब ये r यहाँ रहेगा और b यहाँ आ जाएगा, ठीक है। b को r से डिवाइड करो। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसका मतलब ये पहला स्टेप हो गया, मैंने चेक किया, अगर 0 आ गया b हो गया HCF AB का। अगर 0 नहीं आया तो आप क्या करेंगे, b डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, फिर डिवीजन होगा। अगर इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइजर कौन है यहाँ पे, r, तो वो हो जाएगा HCF। अगर 0 नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे कोसेंट जो है p आया और यहाँ पे रिमाइंडर s आया और s 0 नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्रोसेस चालू हो गई, ये r फिर डिविडेंड हो जाएगा और यहाँ रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो होगा आपका HCF। किसका HCF, A B का HCF। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी 1, मतलब 1 में 3 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखिए 2 नंबर दिया है, एक नंबर है 135, दूसरा नंबर है 225। क्वेश्चन दिया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 और 225। तो आप क्या करेंगे, देखिए 225 ये बड़ा नंबर है, तो बड़े इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को डिविडेंड प्लेस पे रखिए और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर के प्लेस में रखिए और डिवीजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और आपको बता दूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो हर चीज पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो 2 नंबर दिया है उनमें से जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड प्लेस में रखिए, छोटा नंबर को डिवाइजर के प्लेस में रखिए और डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूँ तो कोसेंट में मुझे 1 रखना होगा, क्योंकि 2 रखूंगा तो जो भी संख्या आएगा 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 135, ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 225 से 135 को माइनस किया तो 90 आया। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फर्स्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 135 इन दोनों का HCF नहीं है। तो अगेन हमें क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में जाना होगा। तो क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया, यहाँ जो डिवाइजर है ये डिविडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर जो है डिवाइजर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन करते हैं तो यहाँ भी 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 45। देखिए सेकंड स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इस स्टेप में भी हमें HCF मिला नहीं। अगर ये 0 होता तो 90 इन दोनों का HCF होता, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाएंगे, जिस स्टेप में फिर 90 आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड होने के लिए। अब 45 डिवाइजर हो गया। अब अगर मैं डिवाइड करूं, देखिए ये थर्ड स्टेप में आके रिमाइंडर 0 हो गया। और मैंने क्या बताया था, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ उसी स्टेप में देखिए डिवाइजर कौन है। देखिए इस स्टेप में 45 डिवाइजर है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है वो है 45, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिख दिए। थोड़ा सा हर स्टेप में आप लोग क्या कीजिएगा, डिवीजन लेमा यूज कीजिएगा।
इसका मतलब क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए देखिए, पहला स्टेप में मैं लेमा यूज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, सेकेंड स्टेप के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो मैं यहाँ लिखूंगा HCF ऑफ 135 225 इक्वल 45। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का। ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हमने दो संख्या का HCF फाइंड किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बाकी दो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी दो क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बट मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड के लिए एक आइडिया दे रहा हूं। देखिए, सेकंड में इस तरह का नंबर है, सपोज यहां पे नंबर है 6 और यहां पे जो नंबर है 72। वो क्वेश्चन पूछा है इन दोनों का HCF फाइंड करो, किस मेथड यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। तो आप लोग क्या करेंगे, 72 बड़ा है, डिविडेंड के प्लेस में आ गया, 6 छोटा है, डिवाइजर के प्लेस में आया, मैं डिवीजन करूंगा, 6 1 जा 6, तो यहाँ 1 2, देखो डिवीजन खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से 6 2 जा 12, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0। देख लीजिए, ये एक ही स्टेप है और इसी एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगा, 72 इक्वल 6 इंटू 12 प्लस 0, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF 6 और 72 का कितना हो जाएगा, देख लीजिए। इसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, तो इसी स्टेप में जो डिवाइजर है कौन है, वो 6, तो इन दोनों का HCF हो गया 6। ठीक है, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो देखिएगा आपको फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो दोनों संख्या है 196 और 38,220, तो ऑब्वियसली HCF आपका 196 ही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को आप अब सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। इसका कहना है किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में या 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे आप, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखना होता है, तो इसका जो फॉर्मेट है आप लोग याद रखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसी फॉर्मेट पे इसको किया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए। एग्जाम में अगर और कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया तो फॉर्मेट जो लिखने का यही रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना होगा। मैंने ए को एक करके एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैं कोई ऑड इवन यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं बस ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ये कंसीडर किया हूँ। ठीक है, अब लेट ये जो मैंने कंसीडर किया, ये डिविडेंट मैंने कंसीडर किया। अब क्या है, डिवाइजर कंसीडर करना है। देखिए, डिवाइजर कंसीडर करने के लिए यहाँ जो एक्सप्रेशन है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, इन्हीं एक्सप्रेशन में से मैं 6 को डिवीजर के हिसाब से यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं आप 6 यहाँ पे हमेशा कि इस एक्सप्रेशन से आप डिवाइजर को सिलेक्ट करें। ठीक है,
आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन भी आपको आसान होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगा, अगर और कोई नंबर लूँगा कैलकुलेशन आसान नहीं रहेगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई कैलकुलेशन मुश्किल हो आपके लिए। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट b इक्वल टू 6, b मतलब डिवाइजर, और मैंने उसको 6 ले लिया। इससे क्या होता है ना, r को आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो जो कंडीशन है लेमा में, r का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बट लेस देन b होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जाऊंगा r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 एंड 5 हो सकता है। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज हैं r के लिए मैं वो सब वैल्यूज यहाँ लूंगा। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, देखिए डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, बट हम किसे मिस कर रहे हैं, कोसेंट को, तो वो कोसेंट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लेट q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो q मैंने कंसिडर कर लिया, तो जो कि यहाँ पे मेरे लिए कोसेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग लिखिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए r का हर वैल्यू के ऊपर लेमा, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो चेक करेंगे। देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा व्हेन r इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a इक्वल टू b नहीं लिखूंगा क्योंकि जो डिवीजन लेमा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, बट यहाँ पे b कितना है 6, तो बी क्यू के बदले में क्या लिखूंगा 6q, क्योंकि q मेरे लिए कोसेंट है, प्लस r कौन है 0, देख लीजिए क्योंकि r को मैं 0 लिया हूं। तो अब क्या हुआ, ये 6q आ गया। देखो 6q का मतलब समझ रहे हैं 2 इंटू 3q। तो आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों लिखे, मैंने इसीलिए लिखा, मैंने आपको दिखाया कि 2 इंटू 3q का मतलब 2 यहाँ पे a का एक फैक्टर है, तो जिस संख्या का या जिस इंटीजर का फैक्टर 2 है वो एक इवन नंबर है। तो मतलब अगर r इक्वल टू 0 होगा तो a जो है, जो इंटीजर हमने लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर a इवन होगा, a अगर इवन है तो उसका जो फॉर्म होगा वो 6q होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑड को दिखाना है, तो ऑड क्या आ रहा है वो फाइंड करना है। ये तो इवन आया, तो अगर क्वेश्चन मुझे पूछता कि सो दैट फॉर एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर कि वो 6q प्लस 2 6q प्लस 4 फॉर्म में है, तब ये मेरे लिए काम आता। बट आए चाहे ना आए इसको लिखना होगा, बट ये हमें पता चल गया ये इवन फॉर्म है, ऑड नहीं है, और हमें फाइंड करना है वो ऑड। अब मैं क्या करूंगा, व्हेन r इक्वल टू 1, तो अब क्या करूंगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1। देखिए ये दो टर्म है, और इसको इवन प्रूव करने के लिए मुझे दिखाना होगा 2 इसका फैक्टर है, बट यहाँ 6q और 1 से कोई 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब a का फैक्टर 2 नहीं है, तो ये किस में आ गया, ये ऑड में आ गया। देखिए तो a जब ऑड होगा तो वो 6q प्लस 1 फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देख लीजिए 0 1 पे मैंने चेक कर लिया और आपको क्या मिला, 1 पे ऑड मिला और 6q प्लस 1 फॉर्म मिला। अब मैं क्या करूंगा, व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2, तो देखिए 2 कॉमन आएगा, 3q प्लस 1, तो ये हो गया इवन फॉर्म। तो ये भी यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, इवन होगा, पहले 6q फॉर्म था, इवन हुआ तो 6q प्लस 2 फॉर्म आया। चलिए 3 पे चेक करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6q प्लस 3, 2 कॉमन नहीं जाएगा, ऑड फॉर्म। देखिए तो जहाँ देखिए ऑड, जब ऑड आया था 6q प्लस 1 आया था, अब ऑड आया तो 6q प्लस 3 आया। चलिए 3 पे चेक कर लिए, 0 1 2 3 हो गया, 4 5 बचा, तो मैं लिखूंगा व्हेन r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, 2 कॉमन जाएगा, 3q प्लस 2,
तो ये जो हो गया इवन फॉर्म, तो ये अगर इवन होगा तो 6³ + 4 के फॉर्म पे रिप्रेजेंट होगा, यह ऑड नहीं है। तो लास्ट वाला जो है when a = 6³ + 5, तो ये सीधा हम लिख देंगे ऑड, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक आप लिखने के बाद जो जो मैंने लिखा उसको आप डाउनवर्ड, जैसे 0 पे क्या है लिख दीजिए, फिर 1 पे क्या है, फिर 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, इस तरह से इस 5 तक आ जाइए। यहाँ प्लेस नहीं था तो मुझे मिटा के लिखना पड़ा। ठीक है, तो देख लीजिए हमें ऑड पे 6³ + 1 मिला, 6³ + 3 मिला, 6³ + 5 मिला। बस हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सो फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो या फॉर मत लिखिए, सो एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो ऑड इंटीजर किस किस फॉर्म में आया, 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सपोज क्वेश्चन होता कि इवन इंटीजर के लिए, तो आपको क्वेश्चन में ये देता कि प्रूव करो 6³ 6³ + 2 6³ + 4, तब यही प्रोसेस रहता। यहाँ तक तो सेम ऐसे ही लिखते जैसे 5 तक गया, मतलब यहाँ से शुरू करके r = 5 तक जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। लास्ट में खाली यहाँ पे ऑड के जगह इवन करेंगे और यहाँ पे 6³ लिखेंगे, यहाँ 6³ + 2 लिखेंगे और यहाँ 6³ + 4 लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू।